क्या आपने दो कंट्रीज के बीच के एक ऐसे जोन के बारे में सुना है जहां ना तो कोई मिलिट्री एक्टिविटी हो सकती है और ना ही दोनों कंट्रीज में से किसी की भी आर्मी वहां जा सकती है? ये एक ऐसा बफर जोन है जो 1953 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच वॉर को रोकने के लिए बनाया गया था। 253 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा इस जोन को द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं, जो DMZ के नाम से भी फेमस है। ये जोन वैसे तो आर्मी फ्री है, बट इसके दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ कोरियन आर्मीज heavily bordered है। Initially, ये जोन एक temporary setting थी, but because of the ongoing conflict between these two countries, ये एक permanent zone बन गया। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर और एक और नए वीडियो में। साउथ कोरिया में अमेजिंग मेगा सिटी गंगनम और वाइब्रेंट म्योंगडोंग घूमने के बाद यहाँ के DMZ को एक्सप्लोर करना जरूरी था। DMZ में एक बात क्लियर है कि ये डिमार्केशन पीसफुल है। DMZ के दोनों तरफ आर्मी ट्रूप्स पूरी तरह से हथियारों से लेस रहती हैं, पर DMZ में किसी भी तरह के हथियार लेकर जाना पूरी तरह से बैंड है। ये सब जानकर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसी प्लेस पर कैसा माहौल होगा, वहाँ मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं DMZ के बारे में और जानना चाहता था और इसी के लिए मैं निकल गया यहाँ का एक टूर बुक करके, जिसमें DMZ का टूर भी शामिल था। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने इस टूर में क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैंने टूर बुक कर रखी थी और ये टूर शुरू होने वाली थी म्योंगडोंग स्टेशन से, जहाँ पर मेरी गाइड बस के साथ मेरा वेट कर रही थी। Good morning. We're here for the DMZ tour. My name is Arvin. Arvin? Yes. Party of three? Yes. Okay. Perfect. We made it. You can get on the second bus. The DMZ tour. 9824. 9824 second bus. Take any seat you got? Yes, any seat. Okay. और कुछ ही देर में बस चल पड़ी थी। मुझे मेरी गाइड की तरफ से एक आई कार्ड दिया गया जिस पर हैदर लिखा था, जो हमारे ग्रुप का नाम था। कुछ ही देर में अब हम पहुंच गए थे अपने फर्स्ट स्पॉट पर, जो था इमजिनगैक पार्क। DMZ से 7 किलोमीटर दूर इस जगह को इमजिनगैक रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में खोला गया ये पार्क कोरियन वॉर के दौरान स्प्लिट हुई फैमिलीज और उनकी यादों का एक सिंबल है। यहाँ आपको बहुत से मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे जिनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर है। यहाँ जो पहला मॉन्यूमेंट मैंने देखा वो एक ट्रेन है जिसे आयरन हॉर्स कहा जाता है। ये ट्रेन साउथ कोरिया को दूसरे देशों से जोड़ती थी। आज अगर ये राउट खुला होता तो ये साउथ कोरिया को यूरोप और एशिया से सीधा जोड़ता। इसके बाद मैंने जो मेमोरियल देखा उसका नाम मंगबेदान है। इस मेमोरियल पर लोग न्यू ईयर और चोसेओक, जो कि एक फेस्टिवल होता है, पर इकट्ठे होते हैं। इसमें लोग यहाँ आकर अपने उन एंसेस्टर्स को याद करते हैं जो वॉर के टाइम पर उनसे बिछड़ गए थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे हिंदुओं में पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। नेक्स्ट स्पॉट था फ्रीडम ब्रिज। ये एक टेम्परेरी वुडन ब्रिज है। इसका नाम फ्रीडम ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि 1953 में कोरियन वॉर प्रिजनर्स को इसी ब्रिज के थ्रू घर लाया गया था। यहाँ से नॉर्थ कोरिया बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ एक स्टीम लोकोमोटिव है जिसमें हजारों बुलेट होल्स देखे जा सकते हैं। इसका यूज कोरियन वॉर के चलते मिलिट्री सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। यहाँ एक सुवेनियर शॉप भी है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट ले जाना ना भूलें। ये बेल सिंबल है इस होप का कि एक दिन इस पेनिनसुला पर शांति लौट आएगी जब रीयूनिफिकेशन हो जाएगी। ये मॉन्यूमेंट देखने के बाद मैं पहुंच गया वापस अपनी बस में और निकल गया अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो था सस्पेंशन ब्रिज। गामक्सान सस्पेंशन ब्रिज।
ये काफी बड़ा ब्रिज है जो सिलमरी वैली में 150 मीटर तक फैला है। असल में इस ब्रिज का ऑफिशियल नाम ग्लौकोस्टर हीरोज ब्रिज है, जो कि ब्रिटिश आर्मी के ग्लौकोस्टर रेजिमेंट की 1st बटालियन को डेडिकेटेड है। ये बटालियन कोरियन वॉर में चाइनीज कम्युनिस्ट आर्मी से लड़ते हुए शहीद हो गई। ये ब्रिज उनके बलिदान की याद दिलाता है, जिसे कभी नहीं भूला जा सकता। बस से उतरने के बाद मैंने थोड़ी हाइक भी की। ऊपर जाते हुए मुझे रास्ते में एक बंकर भी दिखा, जहां रुककर मैंने कुछ फोटोज खिंचवा ली और थोड़ी और हाइक करने के बाद मैं ब्रिज तक पहुंच गया। 2 पहाड़ों के बीच बना ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस ब्रिज को क्रॉस करके मैं पहुंच गया इसकी दूसरी तरफ, जहां मैंने एक छोटा सा वाटरफॉल देखा। ये वाटरफॉल देखकर मैं लौट आया वापस अपनी बस की तरफ, क्योंकि अब टाइम था अगले स्पॉट पर जाने का। बस चलने के कुछ देर बाद हम एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच गए जहां से हम क्रॉस करने वाले थे एक ब्लू लाइन को। यहीं से DMZ शुरू होता है। ये 4 किलोमीटर चौड़ा जोन दोनों देशों के बीच वो हिस्सा है जिसे DMZ के नाम से जाना जाता है। इसमें एंटर करने से पहले बस ड्राइवर ने थोड़ी देर के लिए बस को वहीं रोक दिया था। मेरी बस के बहुत से लोग ड्राइवर सीट के पास जाकर उस लाइन को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे। मैंने भी उस लाइन को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया और कुछ ही देर में हम DMZ पहुंच गए। बस से उतरने के बाद मुझे सामने ही DMZ का साइन लगा दिखा। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हम एक हॉल में गए जहाँ हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और इसके बाद हम पहुंचे द 3rd टनल। इस टनल में एक टाइम पर 30,000 सोल्जर्स आ जाते थे। यहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अपना कैमरा और सारा सामान यहाँ लॉकर में रख दिया था। ये उन टनल्स में से एक है जिसके थ्रू नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में घुसने की कोशिश की थी। इनमें से कुछ टनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और कुछ टनल्स को म्यूजियम बना दिया गया। ये टनल भी कुछ इसी तरह की थी। Alright, that was the amazing experience at the cave or the tunnel cave, but it was fun. अब बारी थी यहाँ से निकलने की, पर निकलने से पहले हमें एक वॉर टैंक भी दिखा था और फोटोज भी क्लिक करवाई थी। इसके बाद हम एक बार फिर से बस में बैठ गए और निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो था डोरा ऑब्जर्वेटोरी। ये स्पॉट 3rd टनल के पास में ही है। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने यहाँ कुछ फोटोज देखी। ये फोटोज उन प्लेसेस की थी जहाँ हम ऑलरेडी होकर आ चुके थे। इसके बाद हम एक ऐसे व्यूइंग पॉइंट पर पहुंचे जहाँ से नॉर्थ कोरिया के एरिया को साफ साफ देखा जा सकता है। 304 स्क्वायर फीट के एरिया वाले ये ऑब्जर्वेटोरी 500 पर्सन्स की कैपेसिटी होल्ड कर सकती है। यहाँ बड़े बड़े बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं जहाँ से नॉर्थ कोरिया पर नजर रखी जा सकती है। मैंने भी इन बाइनोकुलर्स से दूसरी तरफ देखा और कुछ ही देर में वापस अपनी बस की तरफ लौट गया। Now, the next stop is going to a village. ये विलेज मेरे टूर का लास्ट स्पॉट था, जो कि फेमस है अपने स्पेशल सोयाबीन प्रोडक्ट्स के लिए। और बस से उतरते ही मैं सामने एक सुवेनियर शॉप में चला गया जहां कई सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स सोयाबीन के ही बने थे, जैसे सोयाबीन आइसक्रीम, चॉकलेट्स और कई तरह के अलग अलग वेफर्स भी थे। अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो आपके लिए यहाँ बहुत कुछ अवेलेबल है। करीब 70 साल पहले बने इस जोन को दोनों बॉर्डर्स पर दोनों तरफ की आर्मीज तैनात रहती हैं, बट इसको घूमते हुए मुझे जरा सा भी डर की फीलिंग नहीं आई। जी हाँ, यहाँ घूमना इतना सेफ था। DMZ कोरियन पेनिनसुला के डिवीजन और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है, लेकिन ये होप और पोटेंशियल रीयूनिफिकेशन का भी सिंबल बना है। तो आपको भी इसको एक्सप्लोर करते हुए समझ में आएगा। तो इस कोरियन हिस्ट्री को करीब से जानने और अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ मेरा ये वीडियो यही खत्म होता है। बट कोरिया में कई प्लेसेस
अभी भी बाकी हैं जिसे मुझे एक्सप्लोर करना है, जैसे कि नामी आइलैंड, जेजू आइलैंड, बुसान एटसेट्रा। तो बिना देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।